गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे। भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के अंतर्गत 22वां एपिसोड है, लेकिन यह खास करके जनसंख्या और नगरीकरण पर आधारित पहला एपिसोड है। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो एपिसोड है इसके अंतर्गत विशेष तौर पर हम भारत का जो नगरीकरण की व्यवस्था है उसके विषय में चर्चा करेंगे। यह जनसंख्या और नगरीकरण पर आधारित एपिसोड है। इसमें तो प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पर हम एक ही दो प्रश्न के माध्यम से उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि जिससे नगरीकरण पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर सकें। तो आइए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए काफ़ी बेसिक प्रश्न है। लिखा है, नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है। अर्थात नगर को परिभाषित करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं या किसके आधार पर नगर को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर नगर को परिभाषित करने में न्यूनतम जनसंख्या का योगदान होता है, विशिष्ट क्रियाकलाप का योगदान होता है और जनसंख्या घनत्व का योगदान होता है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार का कोई यहाँ पर योगदान नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक नगर के लिए जो परिभाषा न्यूनतम जनसंख्या की वो है 5000। कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। अगर हम बात करें विशिष्ट क्रियाकलाप अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 75%, मोर देन 75% जो फोर्स है वो कहाँ पे काम करे? गैर कृषि क्षेत्र में। कहाँ पर कार्य करना चाहिए? गैर कृषि क्षेत्र में वो कार्यरत हों, ऐसा ध्यान रखना है। तो गैर कृषि क्षेत्र में। और अगर बात करें जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर मिनिमम जो होना चाहिए अगर उसकी हम बात करें, यहाँ पे 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्या होना चाहिए? प्रति किलोमीटर। लेकिन इस पर थोड़ा और बृहद चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि जो नगरों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, अगर देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, नगरीय क्षेत्र को दो श्रेणियों में विभक्त किया। इसमें दो श्रेणियों में, इसमें से जो एक श्रेणी है अगर उसकी हम बात करें, इसको कहते हैं वैधानिक नगर। क्या कहते हैं? वैधानिक नगर। क्लियर रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं जनगणना नगर। क्या कहते हैं? जनगणना नगर। तो अगर हम वैधानिक नगर की बात करें, इसके लिए जो परिभाषा बताई गई है कि किसे हम वैधानिक नगर कहेंगे, तो इसके लिए शर्त है नगर पालिका की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर। क्या? यहाँ पर नगर पालिका हो या जहाँ पर नगर निगम हो। क्या हो? नगर निगम हो। ध्यान रखिएगा, नगर निगम हो। फिर हम कह सकते हैं नगर पालिका समिति हो। क्या हो? नगर पालिका समिति हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैंटोनमेंट एरिया होना चाहिए। क्या? कैंटोनमेंट। और यहाँ पर है अधिसूचित नगर। क्या? अधिसूचित नगर। अगर ये किसी भी क्षेत्र में, मतलब कोई भी शहर में अगर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पालिका समिति हो या कैंटोनमेंट हो या अधिसूचित नगर, इसमें से कोई भी हो, तो उसे हम कहते हैं कि यह एक वैधानिक नगर है। क्या कहते हैं? यह एक वैधानिक नगर है। और वर्तमान में जो भारत में टोटल वैधानिक नगर है 2011 जनगणना के अनुसार, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार, और यह भारत की जो जनगणना है वह टोटल 15वीं जनगणना है। और वैसे देखा जाए स्वतंत्र भारत की तो यह 7वीं जनगणना है। ये भी क्लियर रखिएगा। और अगर इसकी हम थीम बात करें, तो इसकी जो थीम है वह हम कह सकते हैं हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी थीम है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या है, इसकी थीम है। और वैधानिक नगर की जो टोटल यहाँ पर नगरों की संख्या है वैधानिक नगर में, ये है टोटल 4041 नगर है। कितने हैं? 4041 हमारे देश में वैधानिक नगर हैं। जनगणना नगर जो है, इसमें जो शर्त है, शर्त तो पहली यही है कि न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए। क्या? न्यूनतम जो जनसंख्या है यह आपकी होनी चाहिए 5000। कितनी होनी चाहिए? 5000। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व की, जो जनसंख्या का घनत्व है, यह
400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पर जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का मोर देन मतलब जनसंख्या का 75% से अधिक, क्या 75% से अधिक कहाँ पर हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ये ध्यान रखना है, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जनगणना नगर। जो भारत में वर्तमान में जनगणना नगर हैं, अगर इसकी संख्या की बात करें तो 3894 है। कितने हैं, 3894 हैं। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितने नगर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करिएगा, 4 1 5, 9 4 13, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9, फिर 4 3 7। इतने भारत में टोटल वर्तमान में नगर हैं। इसमें से कुछ वैधानिक नगर हैं और कुछ जनगणना नगर हैं। वैधानिक नगर की संख्या ज़्यादा है, जनगणना नगर की संख्या कम है। और जो हमने कहा कि 2011 की जो जनगणना है, इसकी जो थीम है, अगर हम थीम की बात करें, थीम भी जरूरी है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। क्या, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम है, हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का थीम है। तो इतने तथ्य हैं जो संबंध रखते हैं इस पर्टिकुलर प्रश्न से, जिसके विषय में हम लोगों ने जहां तक संभव था वहां तक समझने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, वह इसी का कह सकते हैं अग्रेसर है, क्योंकि इतने से तो काम चलेगा नहीं, अभी और भी तथ्य जानना है। इसलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से उन शेष तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला जो प्रश्न है, यह नगर के प्रकार की बात है। एक प्रकार से कि नगरीय जो एक प्रकार से विकास होता है, नगर का एक विकास क्रम होता है कि कैसे वह ग्रामीण एरिया से धीरे धीरे कस्बा बनता है, नगर बनता है, महानगर बनता है। तो ये जो क्रम है, उसी क्रम को यहाँ पर अरेंज करना है और बताना है। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हम शेष चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहली बात क्या है, नगरीय बस्ती का प्रारंभ। प्रारंभ मतलब जहाँ से नगर की शुरुआत मान ली जाती है, उसे हम कहते हैं ईओपोलिस। फिर हम नगर की रचना की बात करते हैं, तो नगर की रचना होती है नगर राज्य, और जो नगर का पूर्ण विकास होता है उसे कहते हैं विश्व की नगरी। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 231 है। क्या है, 231 है, अर्थात पहला आंसर यहाँ पर सही है। लेकिन इसके आधार पर थोड़ी जानकारी हम और प्राप्त करते हैं कि जो नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, ये कैसे हैं, इनके विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नगरों के विकास की अवस्था के विषय में आइए जानकारी लेते हैं। तो नगरों के विकास की अवस्था, नगरों के विकास की अवस्थाएं, अगर हम इसके विषय में बात करें तो इसमें 3 सिद्धांत हैं, अर्थात 3 आधार पर हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। एक जो है लुईस मम्फोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, लुईस मम्फोर्ट, इन्होंने बताया है नगरों के विकास में एक क्रम है। दूसरा जो है यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर महोदय का है, किसका है, ग्रिफिथ टेलर महोदय का है। और तीसरा जो है भारतीय जनगणना के अनुसार है, किसके अनुसार है, जो भारतीय जनगणना है इसके। तो अगर हम बात करें लुईस मम्फोर्ट ने जो नगरों के विकास के क्रम बताए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्था की चर्चा की है। और यह कब डिस्क्राइब किया इन्होंने, तो 1938 में इसका डिस्क्रिप्शन किया है। अगर ग्रिफिथ टेलर की बात करें तो इन्होंने 7 अवस्था की बात की है, अर्थात 7 चरण में संपन्न होता है। यहाँ पर 7 अवस्था की बात करते हैं। और जो भारतीय जनगणना है, इसके अनुसार जो है इन्होंने जो आधार लिया वो लिया है जनसंख्या के आधार पर। यह जो जनगणना के आधार पर नगर हैं, यह किस आधार पर बनाया है, जनसंख्या के आधार पर। और इन्होंने कितने बताए हैं, तो 6। कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। आइए एक एक करके क्रम से हम समझते हैं। पहले तो लुईस मम्फोर्ट के अनुसार समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि नगरों के विकास की जो अवस्थाएं हैं, इस पर क्रम से अगर चर्चा एक बार हो गई तो बाकी कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली अवस्था होती है, अर्थात जहाँ से नगर की शुरुआत मानी जा सकती है, वह पहला स्टेप होता है जिसको कहते हैं ईओपोलिस। क्या कहते हैं, ईओपोलिस। तो सबसे पहली अवस्था है ईओपोलिस, अर्थात
नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था को ही कहते हैं ईओ पोलिस। आपके प्रश्न में यही मौजूद था। फिर दूसरी अवस्था अर्थात यहाँ पे हम देखें तो ग्रामीण ज़्यादातर अवस्थाएं हैं। यहाँ पर ग्रामीण आपको परिप्रेक्ष्य नजर आते हैं। यह एक प्रकार से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य हैं, लेकिन यहीं से नगर की शुरुआत होती है। दूसरा जो है उसको कहते हैं पोलिस। क्या कहते हैं? पोलिस। तो सबसे पहले होता है ईओ पोलिस, उसके बाद पोलिस, उसके बाद देखा जाता है तो होता है मेट्रोपोलिस। क्या होता है? मेट्रोपोलिस। और अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो वहाँ पे होता है मेगालोपोलिस। क्या नाम होता है? मेगालोपोलिस। ये भी नगर की एक अवस्था होती है, मेगालोपोलिस। और अगर इसके पश्चात की हम बात करें तो वो आपका मिलेगा यहाँ पर टायरेनोपोलिस। और जो लास्ट है उसको कहते हैं नेक्रोपोलिस। क्या है? नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का तात्पर्य होता है कि नगर का यहाँ पर पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन। ये धीरे धीरे नगर का विकास होता है। नगरीय विकास जब अपने चरम पर पहुंचता है तो उसको कहते हैं टायरनेरोपोलिस। टायरनेरोपोलिस क्या है? यहाँ पे देखिए, ये नगर का चरम है और टायरनोपोलिस में क्या होता है? नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है और नेक्रोपोलिस में पूरा नगर का समापन हो जाता है। तो एक क्रम से है, एक नगर किस प्रकार से विकास प्रारंभ होता है और नगर किस प्रकार से समाप्त होता है, उसी के विषय में लुईस मम्फोर्ट महोदय ने बताया है। यह 6 अवस्थाओं में संपन्न होता है। इसी प्रकार जो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, इन्होंने 7 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है। इनकी जो सबसे पहली अवस्था है उसको कहते हैं पूर्व शैशवावस्था। शैशव मतलब होता है जैसे बच्चे की जन्म से पूर्व की अवस्था है, पूर्व शैशवावस्था होती है। फिर यहाँ पर होता है शैशवावस्था होती है, अर्थात जैसे एक बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है उसी के अनुसार ये नगर की बात कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात इनके अनुसार है बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था है। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो किशोरावस्था आती है। क्या आती है? किशोरावस्था। तो बच्चे की आप अवस्था को याद रखिए, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रौढ़ा हो जाएगा, व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो प्रौढ़ावस्था आ जाती है। और इसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रौढ़ावस्था आएगी। क्या आएगी? उत्तर प्रौढ़ावस्था। और इसके बाद भी अगर हम बात करें सबसे लास्ट में तो वह आती है वृद्धावस्था। क्या आएगी? वृद्धावस्था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं टोटल यहाँ पर 7 स्टेप की बात किए हैं। क्या क्या? पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसी प्रकार जो भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों के प्रकार बताए गए हैं तो यहाँ पर टोटल 6 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 6। यहाँ पर बताया गया कि जो प्रथम वर्ग के हैं, कौन से हैं? प्रथम वर्ग के हैं, इनके लिए जो मानक इन्होंने कहा है 1 लाख, क्या 1 लाख या अधिक, 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको कहते हैं प्रथम वर्ग का। क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का। इसी प्रकार जो द्वितीय वर्ग है, दूसरा वर्ग का नगर, इनके लिए जो मानक यहाँ पर बताया गया है, ये बताया गया 50,000 से लेकर के, कहाँ से? 50,000 से लेकर के 99,000, कहाँ तक? 99,000 तक बताया गया है। और जो तीसरा वर्ग है, तृतीय वर्ग का नगर है, यहाँ पर इन्होंने मानक बताया है। अब यहाँ पे 20,000 ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 20,000 से यहाँ पर इन्होंने कर दिया है 49,000। कहाँ तक? 49,000। फिर अगर हम बात करें जो चतुर्थ वर्ग का नगर है, इसके लिए इन्होंने 10,000 से लेकर के 19,999 का कैटेगरी दे दिए हैं, 19,999। और जो पंचम वर्ग के जो नगर होते हैं, यहाँ का जो साइज पॉपुलेशन का है वो कितना है? यहाँ पर 5,000 ले लेंगे, 5,000 से लेकर के 9,999। और जो छठा वर्ग है, कौन सा? छठा वर्ग है या अंतिम वर्ग है, इसको कहते हैं छठा वर्ग। छठे वर्ग के नगर का जो पॉपुलेशन का यहाँ पर मानक बताया गया है 5,000 से कम। क्या बताया गया? 5,000 से कम। अब देखिए, यहीं पर आपको एक डाउट हो सकता है कि अभी अभी आपने कहा कि नगरों की जो एक प्रकार से परिभाषा है उसमें है कि मोर देन 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे नगर। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनगणना क्या कहता है कि जो 5,000 से कम जनसंख्या है उसे भी नगर के कैटेगरी में लगते हैं, लेकिन वह छठे कैटेगरी का नगर होगा। किस कैटेगरी का होगा? छठवें कैटेगरी का नगर होगा।
इस स्टेप को पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जबकि जनगणना के अनुसार नगर की मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000, जबकि यहाँ पर भारतीय जनगणना क्या कह रहा है कि छठे वर्ग का जो नगर है यहाँ पर जनसंख्या 5000 से कम रहेगी तो उसे हम मानेंगे कि छठे वर्ग का नगर है। तो यहाँ पे अगर हम कहें 5000 से कम, तो 5000 से कम तो अधिक कितना, 1000 से, 5000 से कम और 1000 से अधिक इस कैटेगरी में आता है। और जब 1000 से भी कम हो जाता है, ये ध्यान रखिए, यहीं तक भारतीय जनगणना ने बात किया है। इसके बाद की अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात दूसरे टाइप से है, उसको क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा आइए समझ लेते हैं। तो वहां पर हम कह रहे हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार, क्या कहते हैं, नगरीय अधिवासों के प्रकार, क्या, नगरीय अधिवासों के प्रकार। अगर हम इसकी बात करें तो यह उसके आगे का स्टेप है। यहां पर जो सबसे पहला पार्ट बताया गया वो बताया गया कस्बा, क्या बताया गया है, कस्बा। कस्बा को जो पॉपुलेशन बताया गया है ये बताया गया 500 से लेकर के 1000। अब 500 से 1000 ये भी एक प्रकार से टाउन इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टाउन, इसे कहते हैं टाउन। तो ध्यान रखिएगा कस्बा भी एक प्रकार का नगरीय क्षेत्र में ही आता है, लेकिन उसे टाउन नाम दिया जाता है। और इसके पश्चात की अब जो जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा, इसके पश्चात शुरू होता है नगर, क्या शुरू होता है, नगर। लेकिन नगर में भी आपको ध्यान रखिएगा, अभी हमने चर्चा किया कि भारतीय जनगणना के अनुसार जो नगर होते हैं, नगर के 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं, बताए गए ना, 1 2 3 4 5 6 प्रकार बताए गए हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें सबके बारे में, आपने देखा है कि 1 लाख से अधिक, देखा है ना, 1 लाख से अधिक या 1 लाख, दोनों बातें हैं, 1 लाख से अधिक या 1 लाख, दोनों बातें यहां पर ध्यान रखिएगा। यहाँ के भी बारे में देख लिया, यहाँ के देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया। यहाँ के बारे में जो था हमने कहा था कि यह 1000 से लेकर के कहाँ तक होगा, 5000 तक। अर्थात ये जो इसके पश्चात की जनसंख्या है टाउन, जिसको कस्बा कहते हैं, तो कस्बा से अधिक और छठे नगर में ही आपका 1000 से 5000 तक की जनसंख्या रहती है। जबकि वैसे जो जनगणना नगर है उसकी मिनिमम जनसंख्या 5000 होती है। इस तथ्य में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नगरीय अधिवासों के प्रकार में पहला कस्बा होता है, दूसरा स्टेप नगर का होता है। और नगर काफी कह सकते हैं छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर को हम नगर ही कहते हैं। अर्थात इसकी पॉपुलेशन 1000 से प्रारंभ हो जाती है और 1 लाख से अधिक के भाग को भी हम लोग नगर के नाम से ही जानते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर अगला जो पार्ट आता है उसको कहते हैं महानगर। नगर के बाद क्या आता है, महानगर आता है। महानगर को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन, क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन। और इसी के विषय में लुईस मम्फोर्ड महोदय ने भी बताया था अभी। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये क्या है, मतलब 1 मिलियन से अधिक, क्या है, 1 मिलियन से अधिक जिस नगर की पॉपुलेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेट्रोपॉलिटन। तो 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, अगर इनकी संख्या के विषय में बात किया जाए तो इनकी संख्या जो भारत में है यह कितनी है, इनकी संख्या है टोटल 53 है। कितनी संख्या है, 53 भारत में मिलियन प्लस नगर हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम 1 लाख से अधिक की बात करें तो इनकी संख्या 468 है। कितनी है, 468 है। और इसमें भी सर्वाधिक जहां पर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्लस केरल, इन दोनों राज्यों में सबसे अधिक है। कितने कितने हैं, तो 7 है, ध्यान रखिएगा, कितने कितने हैं, 7 है। ये डाउट एकदम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर रखिएगा, क्योंकि जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम बात करें अगला जो स्टेप होगा, तो अगला स्टेप यहाँ होगा मेगालोपोलिस। क्या होगा, मेगालोपोलिस, क्या होगा, मेगालोपोलिस। अब मेगालोपोलिस जो है यह भी लुईस मम्फोर्ड महोदय ने इसके बारे में बताया है। मेगालोपोलिस यह भी नगर का अगला स्टेप है। और जो लुईस के अनुसार है, कस्बा को ही इन्होंने कहा है, मतलब जो लुईस मम्फोर्ड महोदय के अनुसार है इसको इन्होंने ईओपोलिस कह दिया है। लेकिन इसी को हम लोग अब क्या कह रहे हैं, कस्बा कह रहे हैं, फिर नगर कह रहे हैं। नगर को उन्होंने क्या कह दिया था, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस। तो एक प्रकार से लुईस मम्फोर्ड के अनुसार ही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको क्लियरिटी रखनी है।
अगर हम मेगालोपोलिस की बात करें तो यहाँ पर जो मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, पहले तो यही ध्यान रखिएगा। मेगालोपोलिस किसने बताया, तो जीन गाटमैन ने बताया। किसने बताया है, जीन गाटमैन महोदय के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, इसलिए आप मेगालोपोलिस की ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो मिनिमम पॉपुलेशन है, क्या मिनिमम पॉपुलेशन, मिनिमम जो जनसंख्या है यहाँ पर ये होनी चाहिए 5 मिलियन। कितनी होनी चाहिए, 5 मिलियन। 5 मिलियन का तात्पर्य है कि 50 लाख। कितना होना चाहिए, 50 लाख। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी को कहते हैं 50 लाख, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो जनसंख्या है ये कितनी है, तो यह है 40 लाख। कितनी है, 40 लाख। भारत इसके लिए जो मानक तय कर रखा है वो 40 लाख, जबकि कह सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पर उसके लिए क्या मानक है, 50 लाख। तो 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं भारत में, इनकी संख्या टोटल है 9। कितने हैं, 9। तो 9 भारत में मेगालोपोलिस सिटी हैं, ये आपको क्लियर रखना है। इसके पश्चात का जो स्टेप आता है उसको कहते हैं मेगा सिटी। क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं, ये भी क्लियर रखिएगा। और मेगा सिटी का जो मानक है यह है 10 मिलियन। कितना है, 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले नगर को हम क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। और ऐसी जो संख्या है भारत में कितने नगर हैं, मात्र 3 नगर हैं। कितने नगर हैं, 3 नगर हैं जो मेगा सिटी के दायरे में आते हैं। और इसमें भी कौन है, तो एक दिल्ली है, एक आपका मुंबई है और एक आपका कोलकाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल सिर्फ भारत में 3 मेगा सिटी हैं। मेगालोपोलिस सिटी कितने हैं, तो यहाँ पर आपकी संख्या मिल जाती है 9। कितनी मिलती है, 9। और फिर अगर हम बात करें कितने यहाँ पर मेगा सिटी हैं, तो मेगा सिटी की संख्या यहाँ पर 53 है। कितनी है, 53 है। अगर हम नगर की बात करें, नगर में भी जो प्रथम वर्ग के नगर हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, इनका कितना है, तो इनका आप कह सकते हैं बहुत यहाँ पर बेसिक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 468 है। कितने हैं, 468 है। और इसमें भी सबसे अधिक किसके हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं और केरल के हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर कुछ तथ्यों को आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर 53 नगर बताए गए हैं मेट्रोपॉलिटन में, इसी 53 में 9 आपके जो हैं वो कैसे हैं, तो मेगालोपोलिस हैं। और उसी में 3 कैसे हैं, तो मेगा सिटी हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तथ्यों को आप क्लियर कट याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन ये करिएगा कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 7-7, ये 7-7 जो जनसंख्या इसमें नहीं है। इसमें तो यूपी की जो नगर हैं, इसको यहाँ से हटा करके थोड़ा दूसरे जगह लिख दीजिएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पर मिलते हैं 67। कितने मिलते हैं, 67 उत्तर प्रदेश के हैं। ये जो 53 है इसमें उत्तर प्रदेश के 7 हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं, 7 हैं। और इसी में केरल के भी कितने हैं, 7। अर्थात जो 1 मिलियन प्लस वाले नगर हैं, जिनकी संख्या टोटल भारत में 53 है, इसमें सर्वाधिक किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। कितने हैं, 7 हैं। केरल के कितने हैं, 7 हैं। और वैसे 1 लाख से अधिक वाले जो नगर 468 हैं, इसमें भी यूपी के सबसे अधिक नगर हैं। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल नगर कितने हैं और उन नगरों में 1 लाख से अधिक वाले कितने हैं, 1 लाख से अधिक के साथ साथ 10 लाख से अधिक वाले कितने हैं, फिर 40 लाख से अधिक वाले कितने हैं, तो 1 लाख से अधिक वाले 467 हैं, 10 लाख से अधिक वाले 53 हैं। अगर हम देखें 40 लाख से अधिक वाले तो 9 हैं और 1 करोड़ से अधिक वाले कितने हैं, तो 3 हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो शेष चर्चाएं नगरों पर जो आधारित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम कल के क्लास में उपस्थित रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।